तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने क्या कर रहे थे, अपने कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 जो आपके आरपीएससी ईओआरओ का पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपने को इसमें क्या करना था, अपने ने 275 तक धाराएं कंप्लीट कर ली थी। देखो जो आपकी धारा इस चैप्टर में आती है वो 200 से 297 तक आती है, जिसमें हमने 275 तक कर ली थी। आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला चैप्टर नगर पालिका शक्तियां और अपराध वाला। ये भी क्या है कि मैं आपको बताऊंगा इसके जब हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। देखो इसमें क्या है कि शुरू में हमने क्या पढ़ा था, पहले अपने ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो शौचालय वगैरह है, नालियाँ हैं, ये 240 तक इसी के बारे में बात कर रहा था। फिर ये कल जो हमने क्लास ली उसमें गंदे भवनों वगैरह के बारे में बात कर रहा था। आज ये क्या है कि जैसे कुछ धाराएं हैं, जैसे 276 से 275 से 279 तक ये कब्रिस्तान या शमशान घाट इनके बारे में बात करेगा। तो इनमें क्या फिक्स है, तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा के रखोगे तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा। अपने स्टार्ट करते हैं समझना धाराओं को, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट जो अपनी धारा आती है 276, आप इसे शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। देखो जो 276 आती है वो कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति की आती है। तो ये शक्ति नगर पालिका को प्राप्त है। देखो अगर कोई, पहली बात तो इसमें ये लिखा हुआ है कि देखो नगर पालिका के भीतर अगर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पे दफनाना चाहिए, कोई यहाँ पे ऐसा शव दफना रहा है या कोई शमशान घाट में जला रहा है सबको, तो क्या है कि नगर पालिका उस पर कार्रवाई कर सकती है। और फिर इसकी जो उपधाराएं और है उसके अंतर्गत ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना, आपको अनुज्ञा यहाँ पे लेनी होगी, अनुज्ञा के बिना न तो कोई कब्रिस्तान बना सकते हो न शमशान बना सकते हो, ठीक है। तो अनुज्ञा के बिना आप ऐसे कोई काम नहीं कर सकते, नगर पालिका की अनुज्ञा आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। नगर पालिका की आपको यहाँ पे अनुज्ञा लेनी जरूरी है। इसमें यही बात करिए, अगर आप अनुज्ञा नहीं लेते, इसका पालन नहीं करते, तो आपको 1001 रुपये का यहाँ पे जो इसकी उपधारा 3 है 276 की, इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आपको जुर्माना 1000 रुपये तक का देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो इसकी और उपधाराएं हैं उसमें यही बताया गया है कि आप ऐसे स्थानों के जो भी संबंध में नगर पालिका डिसाइड करेगी कि कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए, आसपास के लोगों को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आसपास के लोगों को दिक्कत हो जाती है, आपत्ति हो जाती है, पूरा ऐसा कवर्ड एरिया होता है कि वहाँ पे आसपास जो सामान्य जनता निवास करती है, फिर उससे बाहर बनाया जाता है ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। वैसे तो ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं शहर से बाहर बनाई जाती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 277 क्या कहती है। देखो दोस्तों जो धारा 277 है इसमें क्या बताया गया है, शवों को ले जाने का विनियमन। अगर आप शव को ले जा रहे हो आपके घर से, मतलब भगवान नागरिक की जगह से ले जाना पड़े, वैसे बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, देखो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शव को ले जा रहा है तो उसके जो मार्ग है ना, वो मार्ग फिक्स होगा कि उसी मार्ग से ले जा सकता है। ऐसे नहीं कि हर कहीं से ले जाएगा, किसी भी गली से ले जाएगा। तो ये आपकी धारा 277 की उपधारा 1 में है। अगर आप इस मार्ग का पालन फॉलोअप नहीं करते हो इस मार्ग को, तो आपको 1000 से 2000 रुपये तक का यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा। यही बात इसमें कहनी चाहता है। देखो जो 200 के बाद धाराएं हैं वो आपको मैं आराम से याद करा दूंगा, पहले वाली भी करवा दूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अब चैप्टर कंप्लीट होने दो, अपने पूरा सिलेबस करेंगे, राजस्थान जीके भी कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो आप हमारी जो राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है वो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। वंश से स्टार्ट किए हैं मैंने, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश और जालोर के जैसे सभी चौहान वंश हैं उन सभी के। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 278 क्या कहती है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपकी धारा 278 है इसमें यह बताया गया है कि जो भी शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों की अनुज्ञप्ति देने की यहाँ पे शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि एक तो आप जैसे ये शमशान है, ठीक है, शमशान मान लो या कुछ भी मान लो, कब्रिस्तान, तो यहाँ से 300 शमशान में होगा मेन तो 300 मीटर दूरी पे, क्योंकि यहाँ पे जलाया जाता है सबको, 300 मीटर दूरी पे आप कोई भी ईंधन की दुकान जैसे लकड़ी वगैरह जैसे प्रमुख चाहिए होता है यहाँ पे, इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान चाहिए, तो 300 मीटर पे कोई यहाँ पे आप दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है, कोई दुकान यहाँ पे नहीं खुलेगी। यही इस जो अधिनियम है इसकी धारा 278 में यही इसी के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है डिटेल से। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उसे वही सेम जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा।
बाकी यही है कि 300 मीटर तक कोई यहाँ पे नहीं खोल सकता। बाकी जो इसके अंदर जो प्रोवाइड कराई जाएंगे ईंधन वगैरह, तो उनके जो कर वगैरह है वो रेट वगैरह नगर पालिका डिसाइड करेगी। तो बस यही आपके धारा 278 में है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, धारा 279 क्या कहती है। अब देखो दोस्तों, जो 279 है इसमें बताया गया है कि देखो कई ऐसे शव होते हैं, शवों को दफनाने या दिलवाने की शक्ति, ऐसे शव होते हैं जो अदावाकृत होते हैं, मतलब जिन कोई नहीं संभालने आ रहा, ठीक है, जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसे कह सकते हैं अपने। तो उस व्यक्ति के जो शव को, जो उसके धर्म है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रक्रिया के, अगर कोई दफनाने वाला सिस्टम है तो वहाँ दफनाएगी, जलाने वाला सिस्टम है तो वहाँ जलाएगी। तो उस प्रक्रिया से नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी कि वो उस शव को दफनाए या जलाए, जो भी कर सकती है पूरी प्रक्रिया से 24 घंटे का अंदर अंदर, ठीक है, 24 घंटे का टाइम मिलेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 280 क्या कहती है दोस्तों। तो दोस्तों जो धारा 280 है इसके अंदर बताया गया है कि नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसमें मृत पशुओं के शवों को क्या करना है, कैसे हटाना है, इसके बारे में आपका धारा 280 में बताया गया है। जैसे ये नगर पालिका है, इससे इसके अंदर कोई पशु मर जाता है तो पहली बात तो नगर पालिका ऐसा स्थान निर्धारित करेगी जो इस नगर पालिका से 2 किलोमीटर बाहर हो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का भी, जैसे किसी का पर्सनल भी पशु या जो भी है, गाय भैंस कुछ मर जाती है, तो वो नगर पालिका को सूचना देगा, नगर पालिका की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी शव को, ठीक है। जो फीस फूस वगैरह है वो भी यहाँ पे उससे ली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो इधर उधर साइड में उसको घेर देता है, जिससे और लोगों को दिक्कत हो रही है, बदबू आ रही है उस शव से, तो उस पर जुर्माना, पता लग गया कि इस बंदे ने ऐसा किया, तो उस पर जुर्माना भी जो है आरोपित किया जा सकता है, 1 से 2,000 रुपए तक का। तो जो पशुओं के शव वगैरह दफनाने का काम है वो आपके आएगा धारा 280 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना 280 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, 281 धारा क्या कहती है। अब इस धारा में दोस्तों क्या बताया गया है, देखो इसमें बताया गया है कि जो कातिप्य विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की शक्ति, मतलब कातिप्य विकारों से इसका क्या मतलब है, जैसे किसी कोई व्यक्ति है उसको ऐसा रोग हो जो संक्रामक हो, जो एक से दूसरे में फैलता हो, ठीक है, ऐसा संक्रमण हो, ठीक है, ऐसा विकार हो कि जो एक से दूसरे में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो फिर भी, इसमें देखो 2-3 क्या है उपखंड दे रखे हैं। जैसे कै में अगर वो व्यक्ति यहाँ पे खाद्य पदार्थ बना रहा है अपने हाथों से ऐसा, और उसको पता है कि मेरे को ये बीमारी है फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर अगर वो क्या व्यक्ति क्या है कि ऐसी औषधि बना रहा है और ऐसी चीज़ों को वहाँ पे छू रहा है अपने हाथों से, उसको पता है कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को आगे ये नहीं छोड़ी, फिर भी वो ऐसे काम कर रहा है, तो उसको क्या है कि जुर्माना आरोपित किया जाएगा उस पर, ठीक है, 1 से 2,000 रुपए तक का। तो इस जो धारा 281 में अब आपके क्या आ गया है, इसमें यह आ गया है कि जो भी ऐसे रोगों से पीड़ित कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे आमजन को नुकसान हो रहा हो, तो उसके अंदर जो दंड वगैरह है वो यहाँ पे बताया गया है, शास्तियां 281 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 282 क्या कहती है दोस्तों। दोस्तों जो धारा 282 है इसके अंतर्गत आपको क्या बताया गया है, देखो कातिप्य व्यवसायों का विनियमन। देखो कातिप्य का मतलब ऐसे कुछ हटके कोई चीजें होती है, स्पेशल अपवाद कह सकते हैं, वैसे अपवाद तो नहीं कह सकते, ऐसी कोई चीजें होती है कि जिससे किसी को दिक्कत हो रही हो, कुछ स्पेशल चीजें कह सकते हैं अपने। देखो जैसे यहाँ पे कोई नगर पालिका है, ऐसा स्थान है वहाँ पे कोई मछलियों को काटने छांटने या साफ का काम कर रखा है, ऐसा भवन है, ठीक है, नगर पालिका में कोई ऐसा भवन है या कोई भी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो मांस वगैरह का काम हो रहा है, इसके अलावा वहाँ पे क्या चमड़े के सामान का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये जो चीज़ें होती है कि इनसे क्या बदबू वगैरह आती है, तो जो दिक्कत होती है पड़ोसियों वगैरह को, तो वो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा रंगाई, साबुन का जो काम अपने हो रहा है, ठीक है, साबुन बनाने का, इसके अलावा चर्बी, तेल उबालने, ऊनों को धोने या सुखाने की, और जैसे गाड़ियों के ठहरने के स्थान के रूप में, ठीक है, विद्युत शक्ति, और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल मील के रूप में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नगर पालिका
इसे आदेश देगी कि इसे तुरंत बंद कर दिया जाए, इससे दिक्कत हो रही है लोगों को। लेकिन इसके अंदर जो दोस्तों और भी उपधाराएं हैं वो ये कहती है कि देखो कुछ ऐसी चीजें होती है, या इन्हें ऐसे कहेगी इसको बाहर स्थापित करो। अब जैसे 282 की उपधारा 2 है, इसमें ये कहा गया है कि अगर देखो कोई कुटीर उद्योगों के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो राज्य सरकार के, तो उसको क्या है कि नगर पालिका अलग से बाहर जब तक स्थान वहां पे प्रोवाइड ना कराते तब तक वो अपना काम जारी रखेगा, यही बात इसमें कही गई है। फिर आपके जो धारा 282 की उपधारा 3 है, इसमें जुर्माना बताया गया है जो 5,000 रुपये तक का होगा। ठीक है, मतलब मेन बात यह है कि ऐसे व्यवसाय जिससे आसपास के लोगों को, इन धाराओं में वही है जो आपके 297 पड़ रहे, आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है तो वही चीज़ है। तो काती पे ऐसे कोई व्यवसाय है जिससे आसपास के लोगों को न्यूसेंस के हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो न्यूसेंस वर्ड आ सकता है, ये ध्यान रखना आप। जो न्यूसेंस है, न्यूसेंस ये वर्ड आ सकता है आपके, तो इस न्यूसेंस वर्ड को अपने को ध्यान में रखना है। तो ऐसे कोई भी न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है तो व्यवसायों से न्यूसेंस उत्पन्न होना 282 में आएगा, अपने को इतना ही बात ध्यान रखना है, सिंपल सा। अब अपने चलते हैं धारा 283 क्या कहती है दोस्तों। तो दोस्तों जो धारा 283 है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि मजदूरों को बुलाने के लिए उनकी छुट्टी के लिए सायरन का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, सायरन लिखा हुआ है, ये सायरन आपने देखा होगा, जबकि नगर पालिका सायरन का उपयोग करती है। देखो जो कोई भी अन्य व्यक्ति है वो सायरन का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकता। धारा 283 की उपधारा 1 में यही लिखा हुआ है कि देखो क्या करते हैं कि ये बढ़िया तरीका होता है वैसे तो, लेकिन इससे नॉइस पोल्यूशन फैलता है। तो कोई भी ऐसे कंपनी वगैरह है वो सायरन बजा देती है, फिर सब मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर दोबारा उस एक टाइम दोबारा जब सायरन बजता है तो छुट्टी हो जाती है, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये सायरन का उपयोग बैन है, मतलब सायरन का उपयोग नहीं कर सकता कोई भी, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे कोई 283 की उपधारा 3 में दिया हुआ है, अगर कोई यहाँ पे ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे जुर्माना लगेगा 2 से 5,000 रुपये तक का, सीधी सी बात है। सायरन का उपयोग आप नहीं कर सकते मजदूरों वगैरह को बुलाने के लिए या छुट्टी के लिए। तो ये सब आएगा आपका धारा 283 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 284 क्या कहती है। व्यष्टि को संबोधित नोटिस आदि की जो तामील है इसके बारे में है। दोस्तों जो धारा 284 है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो व्यष्टि को संबोधित नोटिस आदि की तामील, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नगर पालिका को किसी को नोटिस देना है, कोई व्यक्ति को, सिंपल सी अगर भाषा में अपने बात करें तो, वैसे तो इसमें बहुत कुछ है। जैसे नगर पालिका को किसी व्यक्ति को यहाँ पे देना है नोटिस, अब ये नोटिस देगी तो इसे प्रॉपर तरीके से देगी पूरा, ठीक है। तो और इसे खुद को ही देगी, पहला तो नगर पालिका को यही होगा कि इस खुद को यहाँ पे नोटिस पर्सनल इसको पहुंचाए। फिर अगर ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं मिलता है तो इसके घर के जो भी कोई सदस्य है, मुखिया हो, प्रमुख, उसको दे। अगर वो भी यहाँ पे नहीं है घर पे तो उसके बाहर पर्चा चिपका दे नोटिस का जो है, ठीक है, ताकि वो कभी तो आएगा यहाँ पे। तो अगर ये भी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है तो यहाँ पे और 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि जिसके वे संबंधित है, तो वहाँ पे व्यक्तियों के मतलब उपस्थिति में ये काम किया जाएगा, जो पर्चा वगैरह चिपकाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाले कदम उठाए जाएंगे यहाँ पे। अगर नोटिस या आदेश निबंधनों का अनुपालन न किए जाने की दिशा में नगर पालिका ऐसी कार्रवाई करना या ऐसे कदम उठाना जो उस कार्य को जिसके किए जाने की अपेक्षा उसके द्वारा अगर की गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि धारा 296 के अंदर रीति है जो, उसके अंदर उस रीति से जो भी कर वगैरह है वो वसूलनीय होंगे। तो मेन बस इसमें देखो दोस्तों 284 में इतना ही बताया गया है आपके कि जो अपने नोटिस वगैरह हैं किसी व्यक्ति को देने हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से उसको अवगत करवाया जाए उस नोटिस से, ठीक है, उस नोटिस की तामील इस प्रकार से हो। तो ये आपके धारा 284 में है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 285। देखो दोस्तों जो धारा 285 है इसके अंतर्गत ये बताया गया है सीधा सा कि देखो जो जिस व्यक्ति को यहाँ पे नोटिस दिया गया, ठीक है, इस व्यक्ति को यहाँ पे दिया गया नोटिस, अब ये व्यक्ति क्या कहता है, नोटिस का पालन नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब जो अधिनियम में उपबंधित नियम है उनका पालन नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा, अब इस पे जो नगर पालिका है जो प्रॉपर तरीके से जो अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकती है, अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए। तो यही बात आपकी धारा 285 में बताई गई है, सिंपल सा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 286 क्या कहती है।
तो देखो दोस्तों, धारा 286 है, इसमें ये बताया गया है जैसे कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा के बारे में बताया गया। अब देखो सार्वजनिक नोटिस में क्या होगा, इस व्यक्ति को मिला है नोटिस, तो ये जो सार्वजनिक नोटिस होगा ना, इसके अंतर्गत अगर ये मान लो व्यक्ति अनुपालना नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, अनुपालना नहीं करता नोटिस की, तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है, अन्य धारा के दिन दंडनीय अपराध नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जुर्माना आपको यहाँ पे लेकिन आपको देना पड़ेगा, जो भी विफलता की तारीख होगी उसके बाद से, ठीक है। जो जुर्माना होगा वो 2 से 5,000 रुपये तक का होगा, यहाँ पे ये जुर्माना देना पड़ेगा, और प्रत्येक दिन के हिसाब से 50 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको दंडित भी किया जाएगा। इसके अलावा वैसे अन्य कोई दंडनीय अपराध नहीं होगा। सामान्य नोटिस की हम बात करें तो सामान्य नोटिस की कोई पालना नहीं करता है तो उसके बारे में 286 में बताया गया है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 287 क्या कहती है। तो देखो दोस्तों, जो धारा 287 है इसमें यह बताया गया है कि जो स्वामी है या अधिभोगी है उसके द्वारा जो व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल सकेगी। इसका क्या कहना चाहता है, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल मान लो मकान बना रहा है नगर पालिका में, और यहाँ पे वो फर्जी कनेक्शन कर रहा है पानी के, ठीक है, और अन्य भी जो भी है फर्जी काम कर रहा है जिससे नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, कुल मिला के ये कहने की बात है। तो जो ऐसा कोई भी नुकसान है तो नगर पालिका उसका व्यय वसूल सकेगी, ठीक है, किसी भी प्रकार से, और उसे नोटिस वगैरह भी दिया जाएगा, सारा काम प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, ठीक है। जो भी फर्जी यहाँ पे काम किया जाएगा वो 287 में आएगा, ठीक है। जो व्यय वगैरह वसूलने होगा या तो स्वामी से होगा या जो उपयोग कर रहा है उस स्थान का, कोई किराएदार भी हो सकता है, उससे लिया जाएगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 288 क्या कहती है दोस्तों। अब स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिकोपी संक्रम निष्पादित कर सकेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों ये सिंपल सा यही कहना चाहता है कि जैसे जो भवन का स्वामी है ना, जैसे इसने यहाँ पे कोई फर्जी काम किया है, ठीक है, जो भी है जिससे नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, कुछ कनेक्शन वगैरह किया है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं किराए पे वो अधिभोगी होगा। अब ये इससे नगर पालिका कैसे निकालेगी रुपए, ये जैसे ये जो अधिभोगी इसको किराया दे रहा है ना, तो इस रेंट से नगर पालिका निकाल लेगी और ये किराया इसको नहीं जाएगा, मतलब भरना ये स्वामी को ही पड़ेगा। कुल मिला के बात यही कहना चाहता है धारा 288 में कि स्वामी द्वारा ही जो व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संक्रम निष्पादित कर सकेगा। मतलब अधिभोगी इस तरीके से करेगा, मतलब किस तरीके से कि किराए में से काट के देगा, किराया नहीं देगा, उसकी जगह वो नगर पालिका को चला जाएगा, नगर पालिका उससे वसूल लेगी, वसूलनीय होगा नगर पालिका द्वारा, ठीक है। तो यही बात इसमें कहना चाहता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 289 289। देखो दोस्तों, जो ये धारा है इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। देखो आपको पता होगा कि जो नगर पालिका है, कार्रवाइयां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, ठीक है, नगर पालिका द्वारा, इस पे ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी, इस 289 को हाँ 289 ये सही है, मैं 290 बताने लग गया था, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। जो आपकी 289 है द्वारा, इसमें दोस्तों ये बात बताई गई है कि अब क्या है कि पहले तो वो स्वामी कर रहा था, अब यहाँ पे जो किराएदार है ना, ये अधिभोगी, भाई इसको अपने किराएदार बोलेंगे। अब ये किराएदार है, ये कोई भी काम में बाधा डाल रहा है, निष्पादन का विरोध कर रहा है, या यहाँ पे इसने फर्जी कनेक्शन किया है और नोटिस का पालना नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी फिर अधिभोगी पर ही की जाएगी, स्वामी को इसमें कुछ नहीं होगा, इसी को यहाँ पे जुर्माना वगैरह है देना पड़ेगा। तो यही बात आपकी धारा 289 में कही गई है, ठीक है। तो अपनों ने क्या है कि जो 287 88 89 में इसी के बारे में पढ़ा है तीनों क्रम से, ठीक है, जिसमें जैसे पहले स्वामी या अधिभोगी द्वारा जो व्यतिक्रम किया जाता है नगर पालिका के किसी कार्य को निष्पादित करने में, यह तो उससे व्यय वसूल सकेगी। तो जो नगर पालिका 287 288 288 और 289 तीनों धाराएं एक साथ रिलेटेड है, यहाँ पे कुल मिला के बात यही कही गई है। अब अपने चलते हैं धारा 290 क्या कहती है दोस्तों। देखो धारा 290 कहती है कि नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति
अब देखो नगर पालिका बहुत सारे ऐसे बंदे रखती है कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो जैसे ऐसे भी होते हैं कि जो जेसीबी से जो ऐसे स्थान है, आपने देखा होगा कि जो ऐसे कब्जे कुब्जे यहाँ पे किए होते हैं वो गिरवाते हैं, तो अगर उन कामों में कोई बाधा डालता है तो उन पे प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका द्वारा। और उन्हें जो इसकी जो 290 की उपधारा 1 है, इसके तहत 2 से 5,000 रुपए तक का पहले तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर भी फिर भी नहीं मानता है तो इसकी उपधारा 2 में उस पर कानूनी कार्रवाई भी, मतलब गिरफ्तारी भी की जा सकती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। ठीक है, अगर वो फिर भी यहाँ पे कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो सीधी सी बात कहने की यही है, पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पे गिरफ्तारी भी की जा सकती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 291 धारा क्या कहती है। तो दोस्तों जो धारा 291 है ये आपकी बताती है कि जो अधिनियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जो पूरा नगर पालिका अधिनियम है, इस अधिनियम के अधीन कोई भी यहाँ पे ऐसा काम करता है, ठीक है, जो भी कोई भी ऐसा काम करता है जो इस अधिनियम में उपबंधित नहीं है, तो उसको जो भी नोटिस दिया जाएगा, सेम वही बात बार बार रिपीट कर रहा है ये, नोटिस देने पे अगर वो उसमें प्रूफ करने में विफल रहता है या उसमें दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे जो जुर्माना है वो देना पड़ेगा। सीधी सी बात इसमें यही कहना चाहता है। तो जो जुर्माना होगा वो 2 से 5,000 रुपए तक का यहाँ पे उसे जुर्माना देना पड़ेगा। यही बात ये 291 में कहना चाहता है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 292 आती है आपकी। दोस्तों जो धारा 292 है ये अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश को बताती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी यहाँ पे अतिक्रमण वगैरह इसको हटाना है नगर पालिका को, तो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या इसके द्वारा कोई भी यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी होगा, तो वो कोई भी यहाँ पे भवन में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। एक तो उसको प्रवेश करना पड़ेगा सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले, जो भी है वो काम करेगा। अब ये जो प्रवेश होगा ये भी पहले उसे 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। व्यक्ति को, भवन के मालिक को 24 घंटे पहले यहाँ पे नोटिस देके सूचित किया जाएगा, फिर ही वहां पे प्रवेश किया जाएगा। पूरा देखो जो काम करना है अधिनियम के अध्ययन रहते हुए करना है। ठीक है, तो ये आपकी 292 में है कि अधिनियम के जो भी प्रयोजन है, जैसे कोई भी अतिक्रमण अगर हटाना है, जैसे जो भी अधिनियम में अपने दे रखा है, तो उसको प्रयोजन को करने के लिए जो प्रवेश है किसी भी भवन में, तो वो नियमानुसार यहाँ पे किया जाएगा। वो धारा 292 बताती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 293 और 94 यहाँ पे क्या कहती है। अब जो देखो निवारक निरीक्षण में आपके क्या बताया गया है। देखो दोस्तों जो धारा 293 है इसमें आपके निवारक निरीक्षण में यह बताया गया है कि जैसे कहाँ पे किसी भी भवन के मालिक ने यहाँ पे फर्जी कोई जल कनेक्शन कर रखा है या भी कोई भी यहाँ पे ऐसा काम कर रखा है जो इनको पूर्णतः नगर पालिका को पता है कि ये सही तरीके से नहीं किया गया है, तो वहाँ पे क्या है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ठीक है, एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अध्यक्ष, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, ठीक है, जो अध्यक्ष होगा, इसके अलावा जो स्वास्थ्य अधिकारी होगा, ये बिना नोटिस के यहाँ पे निरीक्षण कर सकते हैं। तो जो निरीक्षण होगा ना वो बिना नोटिस के हो सकता है। मेन बात यहाँ पे यही कही है, तो बिना नोटिस के यहाँ पे निरीक्षण हो सकता है। तो मेन बात इसका धारा का बताने का यही था कि बिना नोटिस के इसका निरीक्षण किया जा सकता है। फिर आता है प्रवेश करने की शक्ति 294 में धारा। तो ये क्या बताता है, क्या प्रवेश करने की शक्ति बता रहा है ये। देखो जो धारा 292 के उपबंधों के अध्ययन, जो धारा 292 है इसके उपबंधों के अध्ययन रहते हुए जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, इस उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अब इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी जैसे जो प्राधिकृत अधिकारी होगा किसी व्यक्ति के जो निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ किसी दरवाजे या फाटक अन्य के अवरोध को क्या क्या कर सकता है, ये चीज इसमें बताई गई है। तो इसमें 2 खंड दिए गए हैं, कै और ख। तो कै में ये बताया गया कि यदि वैसे प्रवेश निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ तो उसका खोला जाना आवश्यक समझे अधिकारी और या स्वामी अधिभोगी अनुपस्थित है वहां पे और ऐसे दरवाजे या फाटक के अवरोध को खोलने से इनकार कर देता है, तो उसका खोलना या खुलवाना विधि पूर्ण होगा
मतलब अधिकारी ऐसा काम कर सकता है, तो धारा 294 में बताया गया है। नेक्स्ट अपने चलते हैं धारा 295 क्या कहती है दोस्तों। तो जो धारा 295 है इसमें क्या बताया गया है कि कातिपय मामलों में प्रतिकर अवधारण, मतलब कि जैसे कोई ऐसे मामले होते हैं जिसके अंतर्गत जो करों का निर्धारण है वो दे नहीं रखा फिक्स, ठीक है, जो जिनके द्वारा जो भी यहाँ पे वसूलनीय होगी रकम वो दे नहीं रखी यानी अधिनियम के अंतर्गत, तो क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे देखो स्थानीय अधिकारी के द्वारा डिसाइड किया जाए, ठीक है, तो वो यहाँ पे वसूलनीय होगा। तो स्थानीय अधिकारी यहाँ पे ये फैसला ले सकेगा, जो भी रकम वगैरह है जो प्राधिकारी या जो भी रखा गया है वो यहाँ पे बताएगा कि कितनी रकम यहाँ पे इस कार्य के लिए वसूली जाए, तो वो आपके धारा 295 में आएगा, कातिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। अब आपने आ जाती है धारा 296 क्या कहती है। तो देखो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो धारा 296 से रिलेटेड जो खर्चे या व्यय है कैसे अवधारित या वसूले जाएंगे ये बात बताई गई है 296 में। इसके अंतर्गत देखो नगर पालिका के अधिनियम का कोई भी यहाँ पे पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा जो भी यहाँ पे क्या कि और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम अधिनियम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो नगर पालिका का कोई भी यहाँ पे खर्चा उत्पन्न होता है, नगर पालिका का यहाँ पे कोई भी मतलब खर्चे उत्पन्न होते हैं तो वो कैसे वसूला जाएगा वो बात इसमें बताई गई है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वसूला जाएगा वो दावाकृत जो भी अधिनियम के अधीन किसी कर के मध्य जो दावाकृत रकम है वो वसूलनीय होगी, मतलब जो नगर पालिका के खर्चे उस अधिनियम के अधीन रहते हुए वसूले जाएंगे, सीधा सा ये याद रख लेना आप धारा 296 में। नेक्स्ट लास्ट आती है अपनी धारा 297, इसके बाद इसका संशोधन भी आएगा, ठीक है। तो 297 जो इस चैप्टर की लास्ट, तो दोस्तों जो 297 धारा है इसमें जो नगर पालिका संघ है इसके गठन की बात कही गई है, राज्य नगर पालिका संघ का गठन। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकती है। तो राज्य नगर पालिका गठन के संघ की बात आपकी धारा 297 में कही गई है और उसके कर्तव्य के बारे में। अब देखो जो गठन है ऐसे नहीं हो सकता, इसमें क्या है कि सभी नगर पालिकाएं जो राज्य की होगी उसमें आधे से ज्यादा मतलब इसमें होनी चाहिए, उनका मतलब योगदान मतलब सहमति होनी चाहिए, और इनका जो प्रमुख लक्ष्य होगा, देखो अब सारी नगर पालिका मिलकर काम करेगी एक ही दिशा में तो विकास भी तेजी से होगा, ठीक है, सब अलग अलग, और इनका फिक्स एक होगा, पूरी नगर पालिका एक संगठन के रूप में काम करेगी तो बढ़िया भी यहाँ पे काम करेगी। तो संगठन जो बनाना है या उसके काम करने हैं वो आपके धारा 297 में आएगा, सीधी से बात यही कहना है। अब जो नेक्स्ट आता है आपका, देखो जो ये अध्याय 12 क्या जोड़ा गया है, ये 2018 में संशोधन यहाँ पे किया गया था, किसमें 2018 में संशोधन करके चैप्टर जोड़ा गया था 12 कै जो संपत्ति के विरूपण का निवारण। तो ये ध्यान रखना, जो 12 कै में क्या जोड़ा गया था, संपत्ति के विरूपण का निवारण जोड़ा गया था। अब इसके अंतर्गत जो 297 कै कै गै गैड है जितनी भी है वो हम देखेंगे कि क्या क्या है धाराएं। तो सबसे पहले आती है आपकी 297 कै, इसके बारे में जानते हैं अपने। देखो जो धारा 297 क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति, मतलब देखो जो नगर पालिका की यहाँ पे संपत्ति है कोई भी प्रकार की हो सकती है, देखो नगर पालिका बहुत सारे ऐसे बोर्ड वगैरह भी लगाती है, पोस्टर वगैरह लगाती है, कुछ भी, अगर यहाँ पे आप कुछ भी थूक रहे हो इसके ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पे थूक रहे हो या आप यहाँ पे मूत्र विसर्जन कर रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा और भी मतलब जो पैम्पलेट पोस्टर इत्यादि इसके ऊपर पोस्टर चिपका रहे हो, ठीक है, इस बोर्ड पे पोस्टर चिपका रहे हो, तो कुछ भी आप ऐसा यहाँ पे कुछ कर रहे हो जिससे नगर पालिका संपत्ति में नुकसान हो रहा है, तो या इसके ऊपर रंग कर रहे हो इसको पूरा, ठीक है, या उसके शब्दों के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो संपत्ति के विरूपण के लिए जो शास्तियां दी गई है इसके अंतर्गत देखो पहले बार अगर आपको पकड़ा गया, ठीक है, तो पहली बार तो आपको यहाँ पे 1 साल की सजा, इसके अलावा आपको 5 से 10,000 रुपए तक का यहाँ पे देना पड़ेगा जुर्माना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दूसरी बार पकड़े जाते हो, दूसरी बार यहाँ पे पकड़े जाते हो तो आपको 2 साल की सजा और 10 से 20,000 रुपए यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ये दंड के रूप में। तो ये चीजें इसमें बताई गई है 297 जब हम कै की बात करते हैं, नगर पालिका की संपत्ति को किसी भी प्रकार से आप हानि पहुंचा रहे हो। अब अपने चलते हैं 297 क्या कै क्या कहती है। तो दोस्तों जो धारा 297 कै है इसमें यह बताया गया है कि अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड, ठीक है,
तो जो अपराध करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रयत्न के, जो भी मान लो इस अध्याय के दिन जो भी दंडनीय कोई अपराध करता है, तो ऐसे प्रयत्न के अपराध किए जाने में कोई भी यहाँ पे इसे दंड दिया जा सकता है। सीधी सी बात इसमें यही बताएगी और यहाँ पे कुछ नहीं है। आप कोई भी अपराध करने का प्रयत्न कर रहे हो लेकिन वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए भी आपको दंड दिया जा सकता है। इसमें बस यही कहना चाहता है धारा 297 की इसमें ख में, खंड ख में। अब आपकी जो ग आती है 297 की, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो आपकी 297 ग है, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जैसे व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, अब वो कोई भी व्यक्ति दुष्प्रेरक के लिए दंड के बारे में, मतलब कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जैसे नगर पालिका से कोई चीजें उठा के पैसे कमा रहा है, तो धन एकत्रित कर रहा है एक ऐसे तरीके से जिससे नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान है, वो ग में है। अब ग में क्या बताया गया, लेखन आदि को मिटाने की शक्ति, ठीक है। तो जो लेखन आदि को मिटाने की शक्ति जो 297 के क में बताई गई है, जो भी उपबंधों पर अगर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम होगा जो किसी संपत्ति से कोई भी लेखन मिटाने, उसका विरूपण करने, तो लेखन वगैरह जो भी है हटा सकती है नगर पालिका, तो उसकी ये शक्ति 297 के ग में दी गई है। अब आ जाती है अपराध का शमन करने की शक्ति, तो वो आपके ड में आ जाती है। इसमें क्या बताया गया है अपराध की शमन करने की शक्ति में, देखो जो नगर पालिका है उसके द्वारा जो भी प्राधिकारी निमित्त किया गया है, जो अध्याय के अध्ययन निबंधों और शर्तों के अध्ययन तो रहना ही है, हर बार यही बात अपने कर रहे हैं बार बार, तो किसी भी अपराध का शमन करने के लिए यहाँ पे सक्षम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना च। तो च क्या बताता है 297, ये संरक्षण के बारे में बताता है। देखो इसमें क्या होगा कि जो सरकार है वो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या जो भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई भी बात के लिए, जैसे कोई भी वहां पे वाद हो रहा है, वियोजन हो रहा है या विधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी जो इस अध्याय के अध्ययन सद्भाव या लोकहित के लिए की जाने के लिए आश्रित है, तो वहां पे ये संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, छह के बारे में जानते हैं पहले। दोस्तों जो 6 है इसमें ये सीधा सा यही कहना चाहता है कि अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, मतलब कि जो इस अध्याय के अंतर्गत जो भी उपबंध दिए गए हैं, कोई भी तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी यहाँ पे प्रभावी रहेंगे, ठीक है। यही बात इसमें कहा गई है, सिंपल सी। आप बस यही इतना याद रखना, जो ये जो आपका संशोधन किया गया था 2018 में, इसमें जो खंड जोड़ा गया है 12 क, उसका नाम है संपत्ति के विरूपण का निवारण, और इसका जो क वगैरह है वो याद रखना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो अपनी जय आती है, इसमें परिभाषाएं दी गई है कि मतलब क्या परिभाषाएं दी गई है कि विरूपण क्या होता है ये बताओ, ठीक है। विरूपण जो होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्वरूप या सौंदर्य का ह्रास होना, ठीक है। कोई भी जैसे कोई भी यहाँ पे नगर पालिका ने यहाँ पे कोई चित्र वगैरह बना रखा है, वहाँ पे थूक रहा है, कुछ भी करता है, वही चीज़ हमने जानी। इसके अलावा जो परिभाषाएं दी गई है वो संपत्ति की दी गई है कि संपत्ति किसे कहा गया है, कि इसके अंतर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी है, कोई स्मारक हो गया, कोई जल पाइपलाइन होगी, लोक सड़क होगी, कोई भी दीवार पेड़ खंभा, कुछ भी सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगी। जो भी राज्य सरकार समय समय पे अधिसूचित करेगी तो वो संपत्ति के अंतर्गत आएगी। फिर इसके बाद लोक स्थान की यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि लोक स्थान कौन कौन से होंगे। इसके अंतर्गत देखो सड़क, गली, मार्ग, जो भी आम रास्ता हो या नहीं, किसी जैसे उतराई के स्थान को सम्मिलित करते हुए, देखो कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिस पर जनता की पहुंच है तो वो लोक स्थान कहलाएगा। फिर इसके बाद लोक दृश्य की बात करें कि लोक दृश्य की परिभाषा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लोक दृश्य की क्या परिभाषाएं हैं, ये आपको याद नहीं रखनी, इतना ज़्यादा डीप में मत जाना। देखो जो लोक दृश्य ऐसी कोई वस्तु जो विपरीत है, जो जनता को उसके किसी भी लोक स्थान पर रहते या गुजरते समय दृश्यमान हो रही हो, कोई भी टपता लंगता भी नदी खिला रही है, तो वो लोक दृश्य। अब बात करेंगे हम लेखन की। लेखन क्या होगा दोस्तों, इसके अंतर्गत स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षांकरण और सजावट इत्यादि आपके लेखन के अंतर्गत आएगा। तो ये आपकी धारा का वाला ये जो चैप्टर है शक्तियों का, अपराध का, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो दोस्तों आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।